नमस्कार। आज हम 2008 के मुंबई हमलों की कहानी को परत दर परत समझेंगे। देखिए, ये कोई आम हमला नहीं था। ये भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के दिल पर किया गया एक बहुत ही सोचा समझा प्रहार था। एक ऐसी घटना जिसे आज पूरी दुनिया 26/11 के नाम से जानती है। हमलों से ठीक पहले मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल कुछ ऐसा दिखता था। शहर की शान, उम्मीदों का एक जीता जागता प्रतीक। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि शहर की वो बेबाक ऊर्जा और जिंदा दिली थी, जहां जिंदगी अपने पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। और फिर कुछ ही घंटों में ये तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये शहर की आत्मा पर हमला था। आप देखिए, ये जो चौंकाने वाला अंतर दिख रहा है ना, यही हमलों के उस विनाशकारी असर को दिखाता है जिसने शहर के सबसे शानदार नजारों को एक जंग के मैदान में बदल दिया था। और ये कोई एक अकेली घटना भी नहीं थी। जैसा कि ये नक्शा दिखाता है, ये एक बहुत ही सटीकता से प्लान किया गया, कई जगहों पर एक साथ किया गया हमला था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर लियोपोल्ड कैफे, बड़े बड़े होटल्स और एक यहूदी केंद्र तक आतंकवादियों ने पूरे दक्षिण मुंबई में आतंक का एक जाल सा बिछा दिया था। इस तबाही की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी। इन हमलों में 166 निर्दोष जानें चली गईं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन परिवारों की कहानियां हैं जिनकी दुनिया उस रात हमेशा के लिए बदल गई। तो इस पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई पर हुए हमले की शुरुआत की, फिर जानेंगे आतंक की वो गहरी साजिश क्या थी। इसके बाद उन 4 दिनों के कहर की कहानी, और फिर हमारे सुरक्षा बलों का जवाब, यानी ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। और आखिर में न्याय और इसके दूरगामी परिणामों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मुंबई पर हमला। देखते हैं कि कैसे इस हमले ने रफ्तार से दौड़ते हुए शहर को एकदम से थाम दिया था। हमले की शुरुआत बड़ी खामोशी से समुंदर के रास्ते हुई। 26 नवंबर 2008 की शाम 10 आतंकवादी छोटी नावों के जरिए मुंबई के तट पे उतरे। वो आम लोगों की तरह शहर की भीड़ में ऐसे घुल मिल गए कि किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। और बस यहीं से आतंक के सबसे काले अध्यायों में से एक की शुरुआत हो गई। अब जो बात इस हमले को और भी खौफनाक बनाती है, वो है इसके पीछे की तैयारी। ये कोई गुस्से में या अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसे महीनों तक बड़ी बारीकी से बुना गया था। चलिए देखते हैं कि आतंक की ये योजना आखिर कितनी गहरी थी। हमलों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली। इसी संगठन ने इन हमलों की पूरी प्लानिंग की, उन्हें पैसा दिया और अपने ट्रेनिंग कैंपों से इसे अंजाम तक पहुंचाया। हमलावरों को एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग से गुजारा गया था, जिसके 3 चरण थे। पहला था साइकोलॉजिकल, जहां कट्टर विचारधारा और प्रोपेगेंडा के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया गया ताकि वो इस क्रूर काम के लिए तैयार हो सकें। दूसरा एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें उन्हें AK-47 जैसे हथियार और आधुनिक विस्फोटक चलाना सिखाया गया। और तीसरा कमांडो ट्रेनिंग, ये खास तौर पर उन 10 हमलावरों को दी गई थी जिसमें समुद्री रास्ते से घुसपैठ और शहरी गुरीला युद्ध की तकनीकें शामिल थीं। इस पूरी योजना को जमीन पर उतारने में पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड हेडली ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसने हमलों से पहले कई बार मुंबई आकर वीडियो और GPS का इस्तेमाल करते हुए हर टारगेट की, मतलब हर एक जगह की बारीकी से रेकी की, ताकि हमलावरों को चप्पे चप्पे की जानकारी हो। तो अब हम उन 4 दिनों यानी कि लगभग 60 घंटों की बात करते हैं जब मुंबई शहर आतंक की आग में जल रहा था। आइए देखते हैं कि शहर की मुख्य जगहों पर उस वक्त क्या हो रहा था। आतंक का सबसे पहला और बड़ा निशाना बना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहां 2 हमलावर मेन हॉल में घुसे और उन्होंने निहत्थे यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। दीवारों पर लगे ये गोलियों के निशान आज भी उस रात की भयावता की खामोश गवाही देते। अकेले CST स्टेशन पर 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 100 से ज्यादा घायल हुए। ये आंकड़ा दिखाता है कि सिर्फ एक जगह पर हुआ हमला कितना घातक था। और सोचिए, ऐसे कई हमले शहर में एक साथ चल रहे थे। अगला निशाना था लियोपोल्ड कैफे। ये विदेशियों और स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय जगह थी। यहाँ हमला करके आतंकवादियों ने एक तरह से ये संदेश दिया कि मुंबई में कोई भी जगह, कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है और आम लोगों के अड्डे भी पल भर में हिंसा का मैदान बन सकते हैं। पर इस पूरे संकट का जो केंद्र बने, वो थे मुंबई के 2 सबसे आलीशान होटल, ताजमहल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट। यहां आतंकवादियों ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ कई दिनों तक चली।
जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब इस तरह के अभूतपूर्व हमले के जवाब में भारत के सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा और साहसी अभियान चलाया। तो आइए अब ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि शहर को आतंक के चंगुल से कैसे छुड़ाया गया। ये तस्वीर ये दिखाती है कि बचाव अभियान कितने मुश्किल और खतरनाक थे। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो नरीमन हाउस की छत पर हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं ताकि वहां फंसे बंदूकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये शहरी युद्ध का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण था। लेकिन इस लड़ाई में हमने अपने कई नायकों को खो दिया। आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे से लेकर तुकाराम ओमले और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे जांबाजों तक मुंबई पुलिस और एनएसजी के कई अधिकारियों और जवानों ने नागरिकों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका ये बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। हमले खत्म होने के बाद जवाबदेही तय करने और न्याय दिलाने की एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया शुरू हुई। अब हम इसके कानूनी और भू राजनीतिक परिणामों को समझेंगे। इस पूरी जांच में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब एक हमलावर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। उसके कबूलनामे ने इस पूरी साजिश की एक एक परत खोल दी और दुनिया के सामने इस हमले के पीछे के चेहरों को बेनकाब कर दिया। कसाब के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कई सालों तक चली। नवंबर 2008 में वो पकड़ा गया। फिर मई 2010 में उसे 86 मामलों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा और आखिरकार नवंबर 2012 में उसे फांसी दे दी गई। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया। भारत ने पुख्ता सबूत पेश किए कि हमलों की साजिश और समर्थन पाकिस्तान से ही हुआ था। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो इससे इनकार किया, पर बाद में कसाब की नागरिकता स्वीकार कर ली। हालांकि साजिश के जो दूसरे मुख्य आरोपी थे, उन पर कार्रवाई की धीमी गति को लेकर उसकी आज भी आलोचना होती है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल जो आज भी गूंजता है कि आखिर कैसे सिर्फ 10 आतंकवादी एक महानगर को लगभग 60 घंटों तक बंधक बनाने में कामयाब रहे। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया ने इस घटना से शहरी आतंकवाद को रोकने के लिए सही सबक सीखे हैं, या क्या हम आज भी इस तरह के सुनियोजित कहर के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है।